सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीपीसीसी 110 सामाजिक अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का यूनिट 4 सामाजिक मुद्दे और सामाजिक समस्याएं। तो ये चैप्टर बहुत ही रिलेटेबल है क्योंकि ये चीज़ें हमने बचपन से देखते आए हैं और हमारे समाज में यही सब चीज़ें चलती है। न्यूज़पेपर ये सब चीज़ें से भरे पड़े। तो भारत में सामाजिक समस्याओं की परिभाषा और प्रकृति क्या है? कोई भी सामाजिक घटना जो सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन को बाधित कर सकती है और अशांति पैदा कर सकती है, उसे एक सामाजिक समस्या के रूप में पहचाना जाता है। समझ गए क्या होती है? जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू संचालन में बाधित करती है। अभी सामाजिक संचार क्या सही चल रहा है? कभी सही चलता ही नहीं है, वो हमेशा बाधा करती रहती है और सामाजिक समस्याएं चलती रहती है कहीं ना कहीं, हमेशा। ठीक है। हम तो समाज तो इसकी कुछ परिभाषाएं भी है जिसमें आप लियोन ग्यूरेरो सामाजिक समस्या के अनुसार लियोन ग्यूरेरो के अनुसार सामाजिक समस्या सामाजिक स्थिति का स्वरूप है जिसका व्यक्तियों हमारी सामाजिक दुनिया में हमारी भौतिक हमारी दुनिया के लिए नकारात्मक परिणाम होता है। उदाहरण के लिए हिंसा का व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बहुत लंबी लंबी चीजें हैं। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति नीचे सूचीबद्ध की गई है, जिसमें सर्वनाश, विविध कारण, अंतर्ग्रंथित बहुआयामी समाधान, उपयोगिता मूल्य जैसी चीजें हैं। ठीक है। सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करने वाले सैद्धांतिक दृष्टिकोण तो एक प्रकारवाद है। प्रकारवाद क्या कहता है कि प्रमुख धारणा क्या है? प्रत्येक समाज में ऐसे संस्थान होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जो स्थिरता बनाए रखने की सहायता करते हैं। हमेशा होता है, बहुत सारे समाज में ऐसे संस्थान होते हैं जो कोई सामाजिक समस्या समाज की स्थिरता को कम करती है। मानी बात है, वो कम करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। द्वंद्व सिद्धांत क्या कहता है? समाज असमानता प्रदर्शित करता है जो सामाजिक वर्ग, लिंग आदि पर आधारित होती है। मतलब तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम मुसलमान हो, तुम जैन हो को। ठीक है। असमानता को खत्म कर सामाजिक असमता को खत्म करने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए हमें दूरगामी परिणामों की आवश्यकता होती है, दूर तक सोचे और यह असमानता खत्म करे। मतलब कोई फिर ये ना सोचे कि हम गरीबी है। और फिर है प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद। अंतक्रिया के दौरान लोग अपनी भूमिका विकसित करते हैं। जैसे कि यह अंतक्रिया होती है कि व्यक्ति अपनी अंत क्रिया की साझा समझ तक पहुंचने के लिए शब्दों और इशारों जैसे प्रकृति के माध्यम से सामाजिक जीवन का प्रबंध करते हैं कि सामाजिक चीजें हमारी क्या बोलते हैं, सामाजिक समस्या को निदान किया जा सके कैसे भी। और उसे पाने के लिए हम लोग कई बार अन्य तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण यही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एटिजियोनी क्या है? एटिजियोनी द्वारा सुझाया गया कि 4 दृष्टिकोण हैं जिन्हें सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। सर्वसम्मति और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। सर्वसम्मति और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि समाज की सामाजिक संरचना समाज के व्यक्तियों की जरूरत को कैसे पूरा करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक समाज एक एकीकृत प्रणाली की तरह है जो विभिन्न भागों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज के संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वय से काम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे के काम मुसलमान लोग करते हैं, तो भाई मुसलमान की भी उतनी जरूरत है इस देश में जितनी हिंदुओं की है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को निकाल दोगे तो तुम्हारे फिर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर साड़ी कौन बनाएगा यार। बहुत सारी चीज़ों में उनकी इतनी अच्छी कारीगरी है। भगवान की मूर्तियाँ भी आजकल मुसलमान के हमेशा से बनाते आए हैं। तो हर चीज़ों को बैलेंस किया जाता है और बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर यह है द्वंद्व या अलगाव दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान तनाव और अंतर्विरोधी पर है जो समाज में व्यक्तियों के वर्गों के बीच मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। इस दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान तनाव और अंतर्विरोधियों पर है जो समाज के व्यक्तियों के वर्गों के बीच मौजूद हो सकते हैं, जिनके पास शक्ति है और जिनके पास शक्ति नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार इस तरह के तनाव और अंतर्विरोधी किसी भी समाज के अभिन्न और बुनियादी है। मतलब वो जो अंतर्विरोधी मतलब अंदर ही रह के अपनी बुराई करते हैं और समाज की बुराई करते हैं, दिखाते हैं कि ये चीज़ें कितनी गलत है, हमारे साथ कितना गलत हो रहा है और हमारी प्रजाति के साथ कितना गलत हो रहा है, और वो अपनी थाली में खा के उसी में छेद करना। ठीक है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रियाओं
में कठिनाइयों या मुद्दा उत्पन्न करती है। ठीक है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया और कठिनाइयां या मुद्दे उत्पन्न करती है। इसके अलावा दृष्टिकोण में यह भी कहा गया है कि विचलित व्यवहार प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति समाज में अन्य पापों से व्यवहार सीखते हैं और सामाजिक समस्याओं की धारणा भी दूसरों से सीखी जाती है कि उसने भी वैसा किया था, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है, मतलब ये एक निरंतर स्थिति चलती है कि उसने भी गलत किया था, हम भी कर सकते हैं। अब हम भी, इन्होंने गलत किया था तो हम गलत करेंगे, इन्होंने गलत किया हम करेंगे, हम इन्होंने किया हम करेंगे। यह निरंतर चलती जाएगी और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। लोग दूसरों को की गलतियों का सहारा लेते हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। नव रूढ़िवाद दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण संसाधनों की कमी पर केंद्रित है, जो एक प्रकार के विभाजन की ओर ले जाता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन्हें योग्य रूप से संसाधन नहीं मिले होते, और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भाग्यशाली होते हैं और योग्य रूप से सहारा प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार इन दोनों समूहों के बीच एक सामाजिक अनुबंध और इस प्रकार के अभिजात वर्ग की भाग्यशाली को नेतृत्व और सुरक्षा प्रदान कर सकता है और बदले में कम भाग्यशाली अभिजात वर्ग की सत्ता सौंप सकता है। मतलब जो कमजोर होते हैं वो एकदम तेजों को समझ वो अपनी क्या सत्ता दे देते हैं, जिनके पास अधिक संसाधन होते हैं कि वो हमसे सत्ता हो सकते हैं, मतलब जो समान है उनके संसाधन वो हमसे साझा करें, लेकिन वो उनके भी संसाधन धीरे धीरे चुरा के अपने आप को बड़ा दिखाने लग जाता है। तो देखो, सामाजिक मुद्दे और समस्याएं सब लोग जानते हैं क्या है और क्या है इसको, इतनी लैंगिक भेदभाव क्या है पुरुष और महिलाओं में, और क्या होता है आज के समय में ट्रांसजेंडर्स होता है उनमें कि लड़कियों को पहले लड़कों के मुकाबले आजकल नहीं मिलता था, अब क्या बोलते हैं रुतबा नहीं मिलता था और संसाधन नहीं मिलते थे, सीट नहीं मिलती थी, पढ़ाई को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। आज के समय में देखो, पार्लियामेंट से लेकर के एजुकेशन में लेकर के हर जगह लड़कियों को आरक्षण दिए जा रहा है और लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि देश में स्त्रीवाद भी हो सके और अच्छे से अच्छे लड़कियां भी पोस्ट पे पहुंचे। ठीक है, तो इसमें गरीबी निरक्षरता हमारे भारतीय समाज में प्रत्यसनात्मकता के पिता ही सब प्रधान है, हमेशा से होता ही आया और हमेशा होता भी रहेगा। रोजगार सुविधा में कमी, लड़कियों को कम रोजगार दिया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता है लड़कियां बाहर काम करने नहीं जाएगी, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, पोछा मारना चाहिए, ये सब हो सकता है। और कई लोग साक्षात्कार नहीं हो सकते, कई लोग गरीब होते हैं तो लड़कियों को घर में जल्दी ब्याह देना, ये सब किया करते हैं। अपचार क्या होता है? अपचार को आपराधिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यवहार जो आपराधिक होते हैं, जो अरे यार पे गरीबी है, तुम्हारी गरीबी है या कुछ भी है, तिजोरी लूटने का व्यवहार, सोचना, थिंकिंग करना परिभाषित किया जाता है विशेष रूप से एक युवा व्यक्ति द्वारा जो अपराध और बुरे आचरण में लिप्त होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अंत कानूनी उल्लंघन होता है, जो हेलमेट नहीं लगाना, क्या है ये सब, क्या है अपचार है, बुरे व्यवहार है, आपराधिक व्यवहार है, नहीं पिस्टल लेके चलना, भले ही किसी को गोली नहीं मारे हो, चलना क्या है अपचार है, आपराधिक व्यवहार दिखाता है। सार्वजनिक निजी संपत्ति को चुराने और नष्ट करने, पंखा मोड़ देना स्कूल में करने जैसे कृतियों को छोटी चिंताओं के रूप में माना जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपराधिक दिमाग दिमाग और कानूनी अपराधी पैदा होते हैं। इस श्रेणी में 18 वर्ष से कम के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, जिन्हें किशोर अपराधी कहते हैं। इनमें व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, पारिवारिक प्रभाव होता है, मादक प्रभाव हो सकता है, सेवन करते इसलिए होता है, पारिवारिक में कोई ऐसा बैकग्राउंड से आता हो इसलिए ऐसा हो सकता है, सहकर्मी दबाव हो सकता है कि हम कर रहे हैं चलो हम तुम भी किया जाए, ये मजे में कि ये कहाँ करता है। सामाजिक आर्थिक कारक हो सकता है, सामाजिक रूप से बहुत गरीब हो और आर्थिक तंगी हो उनके पास। ठीक है, गरीबी गरीबी को तो भाई सब लोग जानते हैं अच्छे से, बच्चे बच्चे पहचानता है गरीबी क्या होता है। गरीबी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ लोग को अपनी दैनिक जरूरतें जैसे भोजन, आश्रय, सुरक्षा और पूरा करने के लिए बुनियादी आवश्यकता की कमी होती है, वही गरीबी होती है। बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत लंबे समय तक चलेगी। जिनमें व्यक्तिगत कारक होता है, गरीबी की संस्कृति होती है जिनमें लोग गरीबी ही रहना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की सेवाओं का, और सामाजिक संरचना होती है जहाँ पे कुछ लोग हमेशा गरीबी को खून चूस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है? हम और आप बेरोजगार है, हम यूट्यूब पे है, आप फ्री में पढ़ रहे हो, ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी को काम करने की इच्छा के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन नियोजित और वेतन अर्जित करने के रूप में नहीं। यह लोग न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित करता है। उत्पादकता और आत्म-मूल्य की कमी लोगों को आपराधिक दिमाग और व्यवहार में अग्रसर करती है। मेरे साथ नहीं है ये ऐसा। बेरोजगारी के पीछे के कारण बढ़ती जनसंख्या है। आप लोग बहुत अच्छे से बढ़ गए हो दुनिया में तेजी से तकनीक
तकनीकी परिवर्तन, हाँ भाई, लोग तकनीकी को बड़ रख ले रहे, रोबोट पे रख ले रहे, इंसान को नहीं। शिक्षा और कौशल की कमी लेकर जीवन में याचन और बढ़ती लागत को तक हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है। मौसमी बेरोजगारी की एक होता है ना कि अभी ठंडा पड़ रहा है तो अभी किसी की जरूरत नहीं है। लोग जैसे क्या होता है, कनाडा कनाडा में जो होते हैं ना, ये सब जो पंजाबी लोग जाते हैं, लोग क्या करते हैं जानते हो, वहाँ जाकर फूड सप्लाई करते हैं, लोगों को चप्पल पहुँचाते हैं, क्योंकि वो लोग कैनेडियंस ना 2 महीने, एक 6 महीने में 2 महीना इतना ठंडा पड़ता है और एक 6 महीने में इतना ठंडा पड़ता है कि लोग बाहर नहीं निकलते। तो ये लोग जा जाकर उनके घर में खाना पहुंचाना, उनके राशन पहुंचाना, सब चीज़ काम करवाना, ये सब लोग करते हैं। जो लोग जाते हैं उसमें उन लोग को बहुत पैसा मिलता है। वो लोग घर में ही रहते हैं, इतनी ठंडी रहती है कि -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये लोग, हम लोग जो इंडियंस जाते हैं वहाँ पढ़ने, वो लोग स्टूडेंट लोग अपनी छुट्टी के टाइम वो सब काम किया करते हैं। ठीक है, कृषि बेरोजगारी की एक समय तो कृषि की खेती कर ली, अब 3 महीने तक फसल धूप लगेगी तो भाई अब क्या बेरोजगारी है, वो कृषि क्या करता है, कुछ नहीं करता है। चक्रीय बेरोजगारी जो एक चक्र में हमेशा आती रहती है। औद्योगिक बेरोजगारी होती है कि भाई अब कंपनी बंद हो गई तो औद्योगिक बेरोजगारी, अब कंपनी जब दोबारा चालू होगी तो फिर आना। तकनीकी बेरोजगारी, तकनीक नहीं है तो बेरोजगारी है। शैक्षणिक बेरोजगारी, भाई शिक्षित नहीं हो तो भाई बेरोजगार हो। हिंसा और आपराधिक व्यवहार, तो हिंसा और आपराधिक व्यवहार क्या है? शैक्षिक शारीरिक बल और शक्ति का जानबूझकर उपयोग करके धमकी और वास्तविक स्वयं के खिलाफ, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या किसी समूह या समुदाय के खिलाफ, जिसके परिणाम स्वरूप या तो चोट लगने या मृत्यु की संभावना अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक नुकसान, क्रूरता या अभाव। हिंसा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वयं निर्देशित हिंसा, जहाँ आप खुद कुछ ना कुछ किए रहते हो। पारंपरिक हिंसा, जहाँ पे जैसे कि पहला होता था हिंदुओं के त्यौहार में पत्थरबाजी, या मुस्लिम के त्यौहार में फिर पत्थरबाजी, ये सब होता था, ये पारंपरिक हिंसा होती है। सामुदायिक हिंसा, सॉरी सामुदायिक हिंसा में हिंदू मुस्लिम होता है। हम्म, हाँ, पारंपरिक हिंसा मतलब घरेलू हिंसा, बाल शोषण, अतरंग हिंसा आदि सम्मिलित होते हैं जिसमें। ठीक है, बच्चों का और बड़ों के साथ दुर्व्यवहार हमेशा होता आता है कि बच्चों के साथ बड़े लोग दुर्व्यवहार करते हैं, फिर वो जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुजुर्गों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, जिसमें शारीरिक शोषण, भावात्मक शोषण, उपेक्षा, यौन शोषण आदि होते हैं। घरेलू हिंसा माता पिता द्वारा, वो द्वारा नहीं, द्वारा होना चाहिए, शराब और नशीले दवाओं का सेवन। उसके बाद हिंसा, पूर्व में मानसिक विकार से ग्रसित माता पिता, भाई टेंशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। गरीबी और सामाजिक आर्थिक कारण का कारण होता है। बुजुर्गों में बुजुर्गों में दुराचार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को जानबूझकर किए गए व्यवहार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो बुजुर्गों को बुनियादी जरूरतें और सुरक्षित रहने की स्थिति को नुकसान और जोखिम में डालते हैं। इन्हें शारीरिक शोषण और लापरवाही, भौतिक शोषण, यौन शोषण निम्नलिखित सम्मिलित है। इनमें शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, वित्तीय दुरुपयोग, उपेक्षा, यौन शोषण होते हैं। अन्य सामाजिक मुद्दे और समस्याएं होती है, बहुत सारी होते हैं। घरेलू अपराध होता है, बाल अपराध होता है, यौन शोषण होता है, ताना बाना भंग हो सकता है। तो इस चीज़ों के प्रति बहुत समय से हम लोग की सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ काम हो ही नहीं पाया क्योंकि सिस्टम बहुत चरमरा चुका है इन सब चीज़ों का। तो हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो या ना आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मैसेज करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करते जाना। टाटा, बाय बाय।